नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद हैं और वो शख्सियत किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 4 दशक की सक्रिय राजनीति को जीने के बाद आज भी सक्रिय राजनीति में उतनी ही अपनी मौजूदगी स्थापित किए हुए हैं। वो शख्सियत है श्री शरद यादव। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इन दिनों राजनीति में गठबंधन का बड़ा विचित्र दौर चल रहा है। एनडीए तो पहले से है ही, महागठबंधन कई मौके पर बनता रहा और फिर उसके बाद बीच बीच में कोई एक लगा तो स्पीड ब्रेकर आ गया। क्या लग रहा है अभी? ऐसा है कि उसको ठीक से इतिहास देखेंगे जी। जो महागठबंधन या गठबंधन जो है वो 77 से है जी। और यदि उसको और पीछे ले जाएंगे तो 67 में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी सब जगह, वो अपोजिशन की पार्टियाँ थी। इसके बाद 89 में महागठबंधन या यूनाइटेड फ्रंट बना था। इसके बाद 96 में देवेगौड़ा जी बने थे। 89 में वीपी सिंह जी थे। तो आज भी जो एनडीए की सरकार है वो भी एक तरह से महागठबंधन की सरकार है, हालांकि उनका इस बार बहुमत है। ऐसा मामला जो है वो 77 हमारे साथ भी था। तो जो महागठबंधन का आप कह रहे हो कि देश तो बड़ा है और महागठबंधन का प्रोसेस और जो एवोल्यूशन जो है वो 67 से है। आज भी एक नया दौर है। आज के महागठबंधन का क्या हाल है? आज के महागठबंधन में यह है कि एक मुद्दे पर यानी साझा विरासत या साझी विरासत बचाओ सम्मेलन जी। ये 7 हो चुके हैं और सब पार्टी उसमें शिरकत की है। संविधान बचाओ है, वो सेव कंपोजिट कल्चर है। तो वो एक तरह से मुद्दा ये है कि जो आज की सरकार है वो सरकार जो कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नौजवानों को कहा था, किसानों को स्वामीनाथन कमेटी लागू करेंगे, 1.5 गुना दाम देंगे, गंगा साफ करेंगे, बाहर से पैसा लाएंगे, सबका साथ सबका विकास, 40 वादे थे। उनको छोड़ कर के सब तरह का काम कर रहे हैं। इसलिए ये दौर ऐसा कठिन दौर है कि इस बार थर्ड फोर्स या अलग फोर्स नहीं है, एक तरह से महागठबंधन बनेगा सारे अपोजिशन पार्टी का। लेकिन ग्रहण तो उत्तर प्रदेश में लगता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ तक कि मायावती का सवाल है, वो तो खुलकर कांग्रेस की आलोचना करने लगी है और करप्शन में तो अव्वल बता रही है कांग्रेस को। तो फिर महागठबंधन के लिए तो बड़ा झटका है यदि उत्तर प्रदेश। ऐसा है कि देश बहुत बड़ा है ये और नेता भी बहुत लोग हैं। तो मैंने कहा ना कि इशूज़ पर, जैसे किसानों का इशू है, जैसे आपने देखा होगा कि कर्नाटक में सरकार बनी जी, तो कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जो ना हाजिर हो। वो तो पोस्टपोल अलायंस हुआ। हाँ, अलायंस हुआ जी। लेकिन उसमें शिरकत जो थी वो देश भर की थी। हाँ, वो पूरे अपोजिशन की थी। हाँ। इसी तरह से साझा विरासत में, साझी विरासत बचाओ सम्मेलन में शिरकत सबकी है। आपने जो एक बात कही, उत्तर प्रदेश के मामले में तो 3 चुनाव हो चुके हैं और 3 चुनाव ये 2/3 बहुमत के बाद हो रहे हैं। यानी आपका बाई इलेक्शन हुए हैं, यानी गोरखपुर है, फूलपुर है, कराना है जी। इनमें गठबंधन नहीं होता, मेल नहीं होता। समाजवादी पार्टी, मायावती जी, आपका जो लोकदल है अजीत सिंह जी वाला, इनके इस बीच में चुनाव हो चुके हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि बयान जो है वो एक दूसरे अलग अलग पार्टियाँ हैं। नहीं, लेकिन सर मान लीजिए कि ठीक है, आपके विचार हमसे अलग हो सकते हैं, मेरे विचार आपसे अलग हो सकते हैं, दोनों अलग प्लेटफॉर्म में हैं, अलग अलग पार्टी है। लेकिन जब हम एक मंच पर आने का भरोसा एक दूसरे को देते हैं तो एक दूसरे का ख्याल रखकर ही हम आगे चल पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कांग्रेस की घोर आलोचना करने के बाद वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ या महागठबंधन के साथ वो जुड़कर ऐसा करेंगे।
क्योंकि ये तो लक्षण ऐसे दिख रहे हैं कि वो अपनी अलग राह बनाने की तैयारी कर रही। नहीं, मैं एक बात कहूँ आपसे कि जो आप बात कह रहे हैं वो मैंने कहा कि 3 चुनाव हो चुके हैं और अभी सब जगह चुनाव हो रहे हैं जी। तो निश्चित तौर पर अभी मध्य प्रदेश में उनकी बातचीत चली हुई थी, कुछ बात बनी नहीं होगी शायद। बने मगर बातचीत यदि जारी नहीं होती तो कैसे होती जाए। हाँ, वो तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन बात बनी नहीं तभी जाकर आज तो। और सब जगह जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी के लोग उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन जो आसार है, कल तक तो ये लग रहा था कि महागठबंधन एक बड़ी मजबूती के साथ आगे चल रहा है, उसमें आपकी एक बड़ी भूमिका भी है। यकीनन मान लीजिए कि गठबंधन में इधर उधर की इतनी तरह की पार्टियां हैं जी, उनके अंतर विरोधों को यदि बारीकी से देखेंगे तो लगेगा नहीं है ये बीजेपी का बढ़ावारी प्रचार है। नहीं, लेकिन मायावती स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है, तो उसके बाद कैसे मैं कह रहा हूँ वही नहीं कह रही, बहुत से लोग कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। तो आपको लगता है कि मायावती फिर भी रहेंगी? लेफ्ट पार्टी का फैसला एक अलग है जी, लेकिन सवाल है ना कि बीजेपी जिस तरह से आज है तो जो संविधान है, आइन है, वो पूरे देश भर की जनता महसूस कर रही है। ये ज़मीन से भी एकता निकलती है, ये आसानी से नहीं हो पाती है। इतना यकीन मान लीजिए कि आते तक ये सारे कंट्रोडिक्शन जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। वो जब दिग्विजय सिंह को बीजेपी का एजेंट कहती हूँ, कांग्रेस को एरोगेंट पार्टी कहती हूँ, करप्शन को लेकर तमाम आरोप लगाती हूँ कांग्रेस पर, उसके बावजूद आपको लगता है कि महागठबंधन? देखिए, मायावती जी को मैं ज़्यादा जानता हूँ वो कोई चीज़ जो है वो दिल में है वो ऊपर कहती हैं वो। यानी आपको मालूम हो कि गोरखपुर एक राज्यसभा का विधानसभा का चुनाव था जी, तो उन्होंने कहा कि यदि सामने वाले का अनुभव समाजवादी पार्टी में अनुभव होता तो पार्टी में हमारा कैंडिडेट जीतना चाहिए था। गठबंधन के बाद की बात है ना ये जी। तो वो जो बोलती हैं उससे ये मत लगाइए। मैं मानता हूँ कि महागठबंधन जब बनेगा या उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन है वो अटूट है। मतलब एसपी, बीएसपी और कांग्रेस आप मान के चल रहे हैं? मैं इसमें इतना ही कह रहा हूँ आपसे, पार्टी का नाम ले ले रहा हूँ, गठबंधन होगा वहाँ। और इस तरह की कसरतें बिहार में भी दिक्कत है, सब जगह दिक्कत होगी जी, बंगाल में भी दिक्कत। एक एक करके समझ लेते हैं। बिहार तो हम चलेंगे ही, अभी बिहार में तो लंबी चर्चा आपसे करनी है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश के मायावती के इस बयान से लेकर महागठबंधन के उस मजबूत वजूद को लेकर हमारा सवाल इसलिए उठता है क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। वहाँ पर एक यदि मायावती जैसी शख्सियत ऐसा बयान देती हैं तो महागठबंधन के लिए बड़ा झटका होगा ही ना सर। ना, एक बात जान लीजिए, इसको तो आप आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट ले रहे हैं जी। इसके अंदर की सारी चीज़ें हम जानते हैं। यानी 3 चुनाव हो चुके हैं। हाँ, वो तो हो चुके हैं, तो वो एक्शन है और एक बयान है। तो एक्शन में और बयान में जी, तो असली बात है एक्शन। तो एक्शन में जो है वो गठबंधन जो है वहाँ कारगर है। आप आजीवन कांग्रेस के खिलाफ आप राजनीति करते रहे। इस दौरान ये दुनिया जानती है आप समाजवादी पृष्ठभूमि से हैं और तमाम मौके पर आप बेबाकी से हर बयान भी देते रहे, लेकिन इस बार आप कांग्रेस के मुख्य सलाहकार बने हुए हैं, ऐसा लोगों का कहना है। नहीं, मुझे एक मुद्दे पर खड़ा हुआ हूँ जी। यानी 11 करोड़ लोगों ने महागठबंधन जो बनाया था उसको मैंडेट दिया और हमने 5 वर्ष के लिए करार किया, लोगों से वादा किया। उस विश्वास को हमारे साथियों ने, मुख्यमंत्री सहित, उसको जब तोड़ने का काम किया तो देश की जनता जो है वो सार्वभौम है। यानी देश के संविधान में यदि कोई अल्टीमेट सबसे बड़ी अंतिम ताकत है, सॉवरेन अथॉरिटी कोई है तो वो जनता है। वो तो वोट डाल दिया। ऐसा मौका कभी था नहीं, मेरे जीवन में भी नहीं आया। मैं पार्टी से लोग चले गए हो, मैंने मगर सह लिया, लेकिन 11 करोड़ लोगों के बीच में घूम करके वो उस गठबंधन को बनाने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लालू जी नहीं चाहते थे, वो कहते थे कि इन्होंने ही मेरे को केस में हर तरह से घेरा है, वो इनको नहीं स्वीकार कर रहे थे। बड़ी कठिनाई से स्वीकार किया और आप जो कैंपेन है सारी चीज़ सब जगह बीजेपी जीत रही थी। एक आपका दिल्ली
और एक महाराष्ट्र की क्या कहते बिहार की जनता ने 2/3 बहुमत से विश्वास हमको दिया। वो तो वोट डाला है, लेकिन मैं भारत की संसद में 11 बार मेरी वोट हुई है। मैं भी इस अंतिम दौर में, इस संकट में बीजेपी के लिए क्या क्या वो बोल रहे थे, यानी बीजेपी के बारे में वो यहाँ तक कह रहे थे संघ मुक्त भारत, वो सम्मेलन कर रहे थे और बीजेपी के साथ जो निकल रहे थे, तब मैंने मना किया था। लेकिन चुनाव में महागठबंधन बना करके हम लोग जीतने के बाद जो करार था, याद रखना लोकतंत्र में जितने करार को जो वादा है और जो हमारा एक्शन है उसमें जितना कम गैप होगा उतना ही लोकतंत्र बाजू में खड़ा होगा लोगों के। तो ये मामूली बात नहीं है। इसलिए मैं 4-5 दिन तक बहुत सोच करके, पूरे देश भर से लोगों ने बहुत बेचैन थे कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी जाऊं। यानी वो ऐसा हादसा था कि बीजेपी को उससे लाभ नहीं हुआ, बीजेपी को उससे बहुत घाटा हुआ है। यानी हारे हुए, यानी एक तरह से आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के लोग जो है वो तो गठबंधन में थे। लेकिन यही फॉर्मूला सर कर्नाटक में तो अपनाया गया ना? नहीं, बिल्कुल दूसरा है वो। कुमार स्वामी को कौन सा मैंडेट मिला था? नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ ये, वो तो कांग्रेस पार्टी और दोनों मिलकर के हुआ ना। तो हुआ ना, तो वो बीजेपी के खिलाफ दोनों ही लड़ रहे थे ना। हाँ, ये बात जरूर है। यहाँ ऐसा नहीं है ना, यहाँ तो गठबंधन चल रहा था और कोई दूसरा था नहीं। तो यही एक बड़ा कारण था कि आपने जेडीयू का साथ छोड़ा? मैं भारत की संसद से 3री बार खड़ा हूँ यहाँ, 2 बार मैंने इस्तीफा दिया है। इस देश में जो सारी चीज़ें राजनीतिक लोगों के बारे में चलती वो ठीक नहीं है। एक बात जान लीजिए कि 4-4.5 साल तो हमारी जेल है, हम लड़ते हुए आए हैं जिंदगी भर से, और इतने बड़े अन्याय के साथ जनता, बेजबान जनता वो क्या करेगी, उसने वोट दे दिया और आप जो है वो उसके से वादा करके इतने बड़े पैमाने पे मुकर जाएंगे। तो इसको सहना, यदि मैं इस समय इसको सह जाऊं तो लोकतंत्र लोकशाही तो नहीं चल सकती ना। तो मतलब और फिर मेरे जैसे आदमी जिसको पार्लियामेंट का और दुनिया भर के मंत्री और सब चीज़ मैंने देखा है। जी, ये बात सही है। तो क्या मतलब नीतीश कुमार से मोह भंग का सबसे बड़ा कारण ये था, या इससे पहले की? कोई निजी लड़ाई नहीं है, मैं जानता हूँ कोई निजी लड़ाई नहीं है, मामला राजनीतिक ही होता है, लेकिन राजनीतिक बातों में क्या आपको लगता है कि यही एकमात्र सबसे बड़ा कारण था जिन कारणों से? एक कारण, और कोई कारण नहीं, सबसे बड़ा कारण। उन्होंने तो कई ऐसे काम किए जो मैंने इग्नोर कर दिए हैं जी, लेकिन ये बात ऐसी थी कि जनता से वास्ता रखती है। इतिहास में भी कभी जो भी आने वाला समय है उसमें लोग बदलने में थोड़ा सा कई बार हिचकेंगे, और वो जहाँ थे वो वहाँ से नीचे आ गए। उन्होंने अपना जो हैसियत थी अपना भी नुकसान किया, बिहार की जनता का भी नुकसान कर दिया, और उसमें हमारे जैसे आदमी को भी ये ऐसा मुद्दा है उसके सामने खड़ा होना पड़ा। जॉर्ज साहब ने हमेशा कोशिश की आपको लेकर, नीतीश जी को लेकर, एक साथ आगे बढ़ने को लेकर, काफ़ी हद तक आप लोग बहुत लंबे समय तक आगे साथ भी चले। क्या कभी ऐसा मलाल हुआ कि हम अलग हुए हैं तो संभव है कि साथ भी हो सकते थे, उस वक्त रह सकते थे? तो साथ ही थे। नहीं, जब छोड़ा आपने उसके बाद की बात? नहीं, छोड़ा नहीं। वो तो सवाल है ना कि आज पार्टी का जो केस है वो तो 1.5 साल से चल रहा है। मैं पार्टी कहाँ छोड़ा हूँ? पार्टी को मतलब यानी उनकी तरफ से कह रहे हैं वो कि मैं पार्टी छोड़ दिया हूँ। वो तो कह रहे हैं कि आप राज्यसभा की सीट बचाने के लिए सिर्फ जेडीयू की सदस्यता लिए हुए हैं। वो नहीं, वो जेडीयू की सदस्यता कौन कह रहा है? जेडीयू पार्टी हमारी है, इसकी लड़ाई चल रही है, उनके कहने से क्या होता है? तो कह रहे आप तो पार्टी छोड़ यानी वहाँ बिहार को छोड़कर, और बिहार में भी सब कार्यकर्ता मेरे साथ है, और देश भर का कार्यकर्ता एक भी उनके साथ नहीं गया। तो मतलब वो पार्टी से अलग जैसी स्थिति में है तब भी वो जेडीयू के अध्यक्ष हैं नीतीश जी? नहीं, अभी तो डिस्प्यूट है। अच्छा, वो तो साबित होगा कि पार्टी जो है वो किसकी है। तो वो तो अदालत में कम से कम 5-7 बार केस जो है वो उस पर सुनवाई हो चुकी है। आपको तो नोटिस भी जारी किया गया है। बहरहाल हम इसमें न जाते हुए हम देश के बड़े आयामों को जरा छूना चाहते हैं आपके ज़रिए, क्योंकि एक लंबा अनुभव आपके अपने राजनीतिक जीवन का रहा है, और 1960 के बाद के समय से लेकर आप 2018 में आज हम खड़े हैं, सक्रिय राजनीति आप लोगों ने देखी है।
क्या आपको लगता है कि जिस तरह से संविधान बचाओ की बात आप जैसा नेता कहता हो, जिसने इमरजेंसी में अपने आप को जेल में भी अपने अनुभव किया है, तो आज आपको ऐसा क्यों लगता है कि संविधान बचाओ जैसी स्थिति है, जबकि देश में क्या इस तरह का क्या आपातकाल है? वो कोई पहली बार हमारा ये कदम नहीं है जी। जिस समय इमरजेंसी लगी उसके पहले ही हम 2 बार से बंद थे। एक बार 7 महीने रहे, एक बार 11 महीने रहे। मीसा बाद में लगा सबके ऊपर, सबसे पहले हमारे ऊपर नागभूषण पटनायक के ऊपर लगा जी। और संविधान और देश की चिंता जो है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के दौरान 1 साल बढ़ाई पार्लियामेंट को। वो तो बहुत प्रसिद्ध घटना है। जयप्रकाश जी चाहते थे कि सब लोग इस्तीफा दें, तो हमने इस्तीफा दिया चूंकि हम उनके कैंडिडेट थे और मधुलिमा ने दिया जी। स्वर्गीय मधुलिमा दिए। तो संविधान बचाने के लिए उस समय भी इस्तीफा दे चुका हूं जब मैं पहली बार जीता था। नहीं, आज क्यों आपको लगता है कि संविधान बचाने जैसी स्थिति है? इसलिए जी कि इन्होंने कहा था ना कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो इसी का सुनिए ना, इन्होंने कहा था ना कि स्वामीनाथन कमेटी लागू की रिपोर्ट को लागू करेंगे, 1.5 गुना दाम देंगे, गंगा साफ करेंगे, बाहर से पैसा लाएंगे। तो बड़े बात थी ना, यानी किसान और नौजवान मिला तो पूरा भारत बन जाता है। एक दिन भी आप बताइए, एक दिन भी इन सारी चीज़ों पे जो वादा किया था उसको छोड़कर सब काम कर रहे हैं। इंदिरा जी यानी गाय, इंदिरा जी के भी समय में सर गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा उसमें उस समय उसमें जान लीजिए कि मेरे उनके बीच में, इंदिरा जी के बीच में, मतलब मैं अपोजिशन में रहा हूँ जी। मुझे अच्छी तरह मालूम पार्लियामेंट में कि मैंने दलितों के बारे में कोई सवाल पूछा है, उसका 7 बजे पहले एक्शन आ गया है। और ये इंदिरा आवास, ये सारी चीज़ें उनकी इमरजेंसी के खिलाफ था मैं। जी। तो सवाल सीधा है कि मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि उसको छोड़ कर के गाय, आप चले जाइए देश के किसी इलाके में, जो आवारा पशु है अपने हमारे इलाके में जो है नील गाय होती है, वो तो देख के आदमी को भग जाती है। आवारा पशु, और हमारे यहाँ खेती की जगह पशुधन कहलाता है। जी बिल्कुल। गाय के नाम पर जो ऊँट है, बकरी है, भेड़ है, आपकी गाय है, भैंस है, इसकी कीमत 1/4 हो गई। वो किसान का एटीएम था। जैसे एटीएम होता है शहरी लोगों के लिए, उसी तरह उसके पास संकट है तो बकरी बेचता है, गाय बेचता है, भैंस बेचता है, पड़ा बेचता है। वो बड़े पैमाने पर जो है गाय के नाम पर, गाय इस पर कब खतरा था? यानी इन्होंने ये कहा था, एक क्रूएलिटी की धारा के अंतर्गत इन्होंने ये किया है। एक नंबर 2, ये ताजमहल, टीपू सुल्तान के बारे में किसी ने इस तरह का बयान, झांसी की रानी और टीपू सुल्तान, वो राजा थे, रानी थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, वो लोकतंत्र के नेता थे क्या? अब ताजमहल, आप बताइए, दुनिया का मैं यदि कहीं इस देश को पहचाना जाता है तो वो 7वां आश्चर्य है। उसको कह रहे मंदिर है ना? बीजेपी इसको एजेंडा कहाँ बना रही है? इनके एक बयान देख लीजिए। लेकिन बीजेपी इसको एजेंडा के तौर पर तो नहीं प्रोजेक्ट कर रही है। और काय के बीजेपी नहीं, और क्या कर रही है? क्या कर रही है? मतलब राम मंदिर तो कहाँ मिला? सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। मतलब है ना ये कि ये ताजमहल मंदिर है, वहाँ भजन पूजन करना, ये क्या है? ये क्या है बताओ ना? जो देश की 7वां आश्चर्य है देश दुनिया का, उसको मतलब यानी उसके मामले में बात करना। लेकिन प्रधानमंत्री तो और सबका साथ सबका विकास की बात कहते हैं। हरामजादे एक से एक बयान देना, जितने भी संविधान के विरुद्ध बयान है उनके सब निकलते हैं। अब आप बताइए, कत्ल करके जो लोग आए, मतलब मॉब लिंचिंग किए, तो कानून को हाथ में लेकर मॉब लिंचिंग क्या कहलाता है? कानून का राज नहीं। पूरे देश भर में कम से कम यानी गिनती नहीं गिन सकते आप। लेकिन बीजेपी का तर्क तो ये भी है कि 1984 में सबसे बड़ा मॉब लिंचिंग हुआ था, तो उसकी सजा उनको मिली। यदि मामले में जो तो 1984 ऐसा मॉब लिंचिंग हुआ भी नहीं, छिटपुट घटना। क्या बात कर रहे हो? मतलब यानी ये जो है वो बाबरी मस्जिद टूटी थी, क्या हुआ था? क्या हुआ था? ये तो दिल्ली तक सीमित था। और माफी मांगी मनमोहन सिंह जी ने, खड़े होकर के प्राइम मिनिस्टर के रहते हुए माफी मांगी। और जिस समय नरसिम्हा राव उस वक्त, अच्छा हाँ, ये उन्होंने खड़े होकर के माफी मांगी। हाँ जी बिल्कुल।
इन्होंने बाबरी मस्जिद का क्या मतलब है? एक स्ट्रक्चर को जो संविधान के प्रोटेक्शन में है उसको तुम डिमोलिश कर रहे हो। आप मंदिर के पक्ष में हैं? मैं किसी चीज के पक्ष में नहीं। जिंदा आदमी जो है 135 करोड़ उनके हक में हूँ। तो आपको लगता है कि जो मर गए हैं उनके हक में भी नहीं हूँ, जो आने वाले उनके हक में हूँ मैं। और मेरा ही नहीं जी है, भारत के संविधान में यही लिखा हुआ है, यानी मेरा धर्म सिर्फ यानी इस देश के लोगों की सड़क है, पानी है, खेती है, क्या कहते हैं, पानी है, रोजगार है, धंधा है, ये हर तरह की जिंदगी उठाने के लिए जी दुनिया में सबसे बड़ा कंगाल देश है। तो भारत के संविधान में इसको उठाने की है। पूरे फ्रीडम मूवमेंट में जब महात्मा गांधी क्या बोलते थे, दलित नारायण, वो दलित नारायण तो आज भी बुरी हालत में है। तो संविधान क्या बोल रहा है? ये बोल रहा ना। लेकिन प्रधानमंत्री का तो और प्रियम्बल में लिखा हुआ है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का तो बार बार यही बयान आता है कि सबका साथ सबका विकास। उन्होंने जो अपने विकास कार्यों को लेकर, जैसे कि अब आयुष्मान योजना है, तो उसमें तो किसी जाति विशेष धर्म विशेष को तो दिया नहीं उन्होंने। गजब बात कर रहे हो। आयुष्मान कब लगा रहे हैं? ये जो जा रहे हैं तब पता लगा लेना, मेरे से बात कर लेना जी। यदि कहीं इसका आता पता मिल जाए आपको, मुद्रा योजना कहीं पता लगा लो, कहीं कोई को मिला हो। 5 लाख बीमा गरीबों को दिया जा रहा है। ये बोल रहे हैं ना, हम जमीन पर घूमने वाले आदमी हैं। यदि होता तो हम नहीं झूठ बोलते, हम सच बोलने वाले आदमी हैं। तो आपको इनके सारे काम मतलब झूठ का पुलिंदा नजर आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि सुबह से शाम तक, अब अभी एयरपोर्ट के बारे में क्या बोले, यहाँ 30 एयरपोर्ट बना दिए, बनाए थे 7, और वो भी पहले से बन रहे थे। मैं खुद एविएशन मिनिस्टर रहा हूँ। क्या करेंगे इसका आप? यानी दिन भर एक से एक चीज कह रहे हैं। कहीं दिख रहा है कि इस देश में बेकारी बेरोजगारी है? कहीं दिखता है रोजगार? कहीं आज रोजगार जो है वो इस बड़े पैमाने पर, नौजवान इतने बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरी निकली, प्राइवेट सेक्टर में भी कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि नोटबंदी के चलते जी। तो लेकिन सरकार कह रही है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए जो सरकार ने जो जितनी योजनाएं लाई हैं और जिसको लेकर जितना अनएम्प्लॉयड यूथ को जो सपोर्ट मिल रहा है, उसको भी रोजगार के रूप में देखना होगा, क्योंकि इस देश में सरकारी नौकरियां हैं। ऐसा है कि यानी नौकरी जो है, आप जो कह रहे हो पकौड़ा बेचना, तो वो आपका पुरुषार्थ नहीं है। आपका पुरुषार्थ जो है वो आप जो है वो एक आदमी की मुकम्मल से नौकरी करें। ऐसे मान लो आज किसी जगह भी इन्होंने पूरे देश भर में कॉन्ट्रैक्ट लेबर शुरू किया हुआ है जी। मैं नहीं कह रहा सबको नौकरी दे दीजिए आप। कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या है भाई? भारत के नहीं, दुनिया भर में मजदूर के हकों की इतनी बड़ी लड़ाई हुई और हमारे संविधान में लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मतलब क्या है? पूरे लेबर लॉस खत्म, और एक आदमी की जिंदगी को उसको तनख्वाह भी नहीं, उसको ठेकेदार रख रहा। आप जब पार्लियामेंट चले जाइए, पार्लियामेंट में जो पानी पिला रहा है वो ठेके पे रखा हुआ, और ठेका मालिक बाहर बैठा हुआ है। सफाई वाला जो है उसका मालिक ठेकेदार बाहर बैठा हुआ है। अच्छा है सर, लोकतंत्र का मंदिर में ऐसी व्यवस्था है, तभी तो देश में बाकी ऐसी कॉन्ट्रैक्ट लेबर व्यवस्था है। संविधान में कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहीं है? संसद में इस मुद्दे पर कभी आवाज क्यों नहीं? यानी आप जाओगे तो लगातार मेरे भाषण मिलेंगे, बहुत लोगों को मिलेंगे। सिर्फ आपके भाषण में क्यों? सबके भाषण, जो हकीकत है यदि ये गलत है तो राजनीति का ये मुद्दा क्यों नहीं बना? क्यों भारत बंद काय पे हुआ है? सिर्फ इसी पे है ना, यही मुद्दे हैं। बेकारी है, किसान तो सर हमेशा समय समय पर होता रहा है भारत बंद, आज से नहीं, 1970 के दशक से ही देखता रहा हूँ। आदमी को 24 घंटे मेहनत करना पड़ती, तब उसका पेट चलता है, तब उसका घर चलता है। राजनीति भी एक एवोल्यूशन है, निरंतर उसकी लड़ाई होती है। यानी ये भारत बंद जो है वो कोई मामूली चीज़ होती है क्या? मोदी सरकार को मतलब आप कहीं से भी ये नहीं कह पा रहे हैं कि किसी एक सेक्टर में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया? ये कुछ नहीं किया होता तो जरूर बोलता, यानी जरूर बोलता है सफाई है। हाँ। जब तक देश में गरीबी है, सफाई जो है ऊपरी चीज़ है। एक नंबर 2 ये कि गटर में लोग मर रहे हैं। आज 18वीं यानी ये जो 20वीं शताब्दी चल रही है, इसमें जाकर के जो सफाई करता है, जो सबसे ज़्यादा यानी ऐसा काम करता है जो माँ बहन बेटियाँ करती पहले।
बच्चे को पालते समय करती, सारे समाज को करते। आप मशीन से यानी कचरा निकालने का मशीनें आ रही हैं। आप जो है वो यहाँ दिल्ली शहर में अभी अभी 11 लोगों की डेथ हो गई। ये लोकतंत्र जो है उसके लिए आया था। लेकिन यूएन तो उनको चैंपियन ऑफ अर्थ का अवार्ड दिया है। किसको? प्रधानमंत्री जी को। क्या सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर जिस तरह से उन्होंने मुहिम चलाई है। यानी दुनिया कोई सर्टिफिकेट दे देगी तो वो बिल्कुल उनका कोई स्कूल चल रहा है सर्टिफिकेट देने के लिए, कोई क्लास चल रही है क्या? मैं आपसे कह रहा हूँ जी, कल ही चले जाइए बनारस की, मैं जो उज्जैन की महिलाएं गई हैं वो क्या बोल रही है। बनारस चले जाइए, बनारस की गंदगी देख करके आप चल नहीं पाएंगे। आप ये जो कहना है, मैं कह रहा हूँ वो उनकी नहीं, किसी की भी बात का कोई मायने नहीं है जब तक भारत की गरीबी दूर नहीं होगी। गरीबी सबसे बड़ा कारण है। आप चले जाइए आपके जमुना के पार, जैसे जैसे भीतर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे गंदगी बढ़ते जाएगी। सर, आप वाजपेयी जी के शासनकाल में भी थे, बल्कि मंत्री थे, सिविल एविएशन मिनिस्टर भी थे आप। सवाल ये है कि यदि आप तुलना करें, जब आप सरकार में वाजपेयी जी के साथ थे और मौजूदा सरकार, क्योंकि इसमें भी बीजेपी लेड बाय गवर्नमेंट है, तो कहाँ जाकर आपको लगता है कि बेहतर हुआ है और कहाँ जाकर लगता है कि बहुत कुछ? देखिए, संविधान के दायरे में पूरी तरह से अटल जी काम कर रहे थे जी। मंदिर वाले मामले में जब लोग आते थे तो सबसे पहले मेरे पास फ़ोन आता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मंदिर के सवाल पर जब लोग मिलने आते थे तो वो बेचैन रहते थे। पार्लियामेंट के भीतर उन्होंने माफ़ी मांगी और अकेले हो गए थे। और उस समय नेशनल एजेंडा था, 370 बाहर था, कॉमन रिपोर्ट बाहर था, बाबरी राम मंदिर का मुद्दा बाहर था। आज भी एनडीए के एजेंडे में वो चीज़ नहीं है। मैं कह रहा हूँ इनके तो एजेंडे ही नहीं है। लेकिन आज भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की यदि बात करें एनडीए को लेकर, नहीं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वो है बीजेपी का। अटल जी के ज़माने में नेशनल एजेंडा था जिसमें ये 3 मुद्दे परे किए गए थे। हाँ, वही कह रहा हूँ, बीजेपी का ये एजेंडा था जो एनडीए का हिस्सा नहीं था। ना आप मतलब हम लोग जब साथ थे जी, तो ये विवादास्पद मुद्दे जो है किनारे कर दिए, वो किनारे कर दिए। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। आज नहीं है ये। एनडीए में भी एक भी एनडीए की मीटिंग हुई हो तो बताइए मुझे, नेम 1। अटल जी के ज़माने में संख्या नहीं गिन सकते आप, इतनी मीटिंग हुई है। उसके बाद अडवाणी जी थे और मैं कन्वीनर था। तो मैं जो आपके सामने बैठा हूँ, जो आँख से देखा हुआ मामला है, गुजरात के मामले में मेरे से मैं इस्तीफ़ा दे रहा था। गुजरात के मामले में उन्होंने जो मेरे से व्यक्त किया वो आज व्यक्त करना ठीक नहीं है, क्योंकि दौर निकल गया, वो है नहीं। सवाल है ना कि अटल अडवाणी जी का जो ज़माना था वो नेशनल एजेंडा था। ये नहीं कि वो बड़े थे या हम लोग छोटे थे। उस समय नेशनल एजेंडा था, प्रोग्राम था बाकायदा। लेकिन बीजेपी तो यही कहती है सर, आज की बीजेपी, कि 70 साल में जो नहीं हुआ हमने 4.5 साल में किया है, देश को आगे बढ़ाने में और सम्मान दिलाने में दुनिया के नक्शे। खैर वो आएगा चुनाव, तब पता लग जाएगा जी। चुनाव में फैसला हो जाएगा कितना किया उनने। हम जो बाहर खड़े हुए हैं उसका एक मुद्दा तो वो है, और दूसरा मुद्दा देश की आज़ादी के लिए जितनी कुर्बानियाँ इस देश में हुई हैं, ये आज़ादी खून से नहाई हुई हमको मिली है। पहले एक बार हो गया, आगे नहीं होने देंगे। ये सामर्थ्य है तब तक। सर, बिहार को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई दशकों से बिहार की राजनीति में आप सक्रिय हैं और जेडीयू का तो खैर सब कुछ आप लोग रहे ही हैं, आप अध्यक्ष भी रहे हैं और तमाम उतार चढ़ाव के पलों को आपने देखा है, समझा है, जाना है। जेडीयू से अलग होने की स्थिति आपके पास, चूँकि महागठबंधन से अलग होकर नीतीश जी बीजेपी के साथ जुड़े, एक बड़ा कारण ये था। दूसरा, क्या आपको अपनी भूमिका वहाँ हाशिए पे नज़र आ रही थी? नहीं, हम हाशिए पे तो कभी रहते ही नहीं हैं। या तो होते या नहीं होते। नहीं, वो हाशिए पे हम कभी रहते, हमको तो कोई लालच तो है नहीं जी। मुल्क के लिए लड़ाई ही लड़ते हुए आए हैं। हमसे ज़्यादा किसी की जेल ही नहीं है। कोई मुद्दा नहीं जिसको हमने नहीं लड़ा हो, कोई मुद्दा नहीं पार्लियामेंट जिसको हमने उठाया ना हो। जी।
तो हमारे को कोई है ना किसी तरह का कोई की हिम्मत नहीं हमको फांसी पर डाल दे, इसलिए कि हम एक राह और रास्ते के आदमी हैं। हमारा मानस जो है वो साफ साफ है। भारत का जो किसान मजदूर है उसकी हैसियत और उसकी स्थिति नहीं बदलेगी तो भारत कभी मजबूत नहीं हो सकता जी। और भारत मजबूत नहीं होता, ये हमारा हमेशा का कष्ट है। उसके प्रयास में लगातार हम लगे रहते हैं। और लोकतंत्र ये हजारों बरस में बड़ी भारी मुश्किल से नहीं, लेकिन लोग कहते हैं जो बिहार में चर्चा गाहे बगाहे होती है कि शरद जी पिछले कुछ सालों से अपने आप को उतना महत्वपूर्ण नहीं महसूस कर पा रहे थे जेडीयू में, क्योंकि नीतीश जी सारा फैसला प्रकारांतर से करते रहे। ना गलत बात है। अच्छा, अब उनको तो अध्यक्ष है ना, मैंने 2 महीने पहले, मैं संविधान में दो बार से नहीं बन सकते जी, मैं 3 बार से था जी। मैंने खुद ही घोषित कर दिया था कि अब अध्यक्ष में नहीं बनूंगा, संविधान में हमारे में था। और उसके 2 महीने पहले एक बड़ी पार्टी बन रही थी तो मैं खुद ही दूर हो गया था। वो अकेले उनको ही थोड़ी बना है। जिस समय मुलायम सिंह के यहाँ बैठ करके हमने महागठबंधन बनाया जी, तो उनको अध्यक्ष बन गए थे। जो देश की परिस्थिति है उसमें बड़ी पार्टी बन जाए, जो पुराना जनता दल एक हो जाए, संभवतः यानी जितनी सीमा तक हो सकता उतना किया जाए। तो उसमें चौटाला जी थे, उसमें मुलायम सिंह थे, उसमें हम थे, उसमें अजीत सिंह थे, उसमें देवेगौड़ा थे। और उस समय सबने हमने यानी हमारे यहाँ जो है वो पदों के लिए इतनी मारा मारी नहीं। सबके बारे में कह रहा हूँ मैं, चाहे मधुल में थे, चाहे डॉक्टर लोहिया थे, हम लोग जो है वो दूसरी तरह हम लोग के इतिहास को ठीक से बात सही है। क्या नीतीश जी आपको पूरा मान सम्मान देते रहे? नहीं, कभी ऐसे हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है ना। एक बार जब एनडीए से निकल रहे तब था जी। और पार्टी में रहते हुए कोई मतभेद नहीं होता है। ये पार्टी तो अंतिम में नहीं बचाई थी ना, इससे सब लोग एक एक करके निकल गए थे। बीजू साहब की डेथ हो गई थी, वो चले गए जी, देवेगौड़ा जी चले गए, आपके चौटाला जी गए, अजीत सिंह गए, चिमन भाई पटेल तो सरकार लेके भाग गया था। तो ये अंतिम बचा था, इसकी लड़ाई चल रही है। मतलब अब जब आप महागठबंधन को यदि हम बिहार के नज़रिए से देखें, जहां लगभग 10 दलों का एक गठबंधन है, बिहार महागठबंधन की यदि हम बात करें, आरजेडी को जिसमें आप लोगों ने नेतृत्व की जिम्मेवारी दी हुई है, क्या ऐसा सुनने में आता है कि जितना कांग्रेस आपको महत्व दे रही है, आरजेडी के पास मामला पहुंचते पहुंचते आपका महत्व थोड़ा कम हो जा रहा है? क्यों, कैसे, किस बात पे? कांग्रेस आपको आपकी बात महागठबंधन जो है जी, वो बन नहीं रहा था जी। हमारे रिश्ते हैं सबसे, इसलिए बन रहा था। आज का महागठबंधन जो चलता है जी, तो हम यूनाइटेड फ्रंट के भी करता धरता थे और एनडीए के भी थे। तो कोई देश की पार्टी नहीं जिससे हमारा कोई संपर्क, हमारा कोई किसी तरह का यानी जो आप कहते हैं ना मनभेद कहीं हो गया, वो नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि बिहार में हमने जो पोजीशन ली है वो किसी स्वार्थ के लिए नहीं लिए। वहाँ जो लोग उनको गर्दन ने कहा है ना, आप महागठबंधन आरजेडी को और आप कांग्रेस पार्टी को महागठबंधन में लेकर के वो सरकार बनाई, और जो अपोजिशन में थे उनके साथ आपने उनको वापस बुला लिया, जिन्हें अपोजिशन करना था। बहुत दिनों तक अलग नहीं रह पा रहे थे, जो कि लंबा साथ था आप लोगों का बीजेपी के साथ। 17 साल या 18 साल के बाद आप लोग अलग हुए। ना। तो सवाल है ना कि जिस समय अटल जी का और अडवाणी जी का पीरियड खत्म हुआ था तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चिंता थी, और यदि हम अलग नहीं होते तो ये हालत नहीं होती एनडीए की। ये भी चूक उन्होंने करा है ना, उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ सब जगह चुनाव लड़ेंगे, ये लोग हराने काम करेंगे। सबको मालूम है, बीजेपी के लोगों से पूछ लो, मैं उस समय भी नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ कार्यक्रम होता और ये सब काम नहीं कर सकते थे, करते तो गिरा देते हैं। महागठबंधन में कुछ पेच है क्या सीटों को लेकर? नहीं, महागठबंधन में किसी तरह का पेच, बिहार की बात में कुछ नहीं पड़ा, आपको कोई पेच नहीं मिलेगा वहाँ, क्योंकि आपके साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, कम से कम 3 या 4 सीट तो आपको देना ही। नहीं, वो सीटों की गिनती मत करिए आप, वहाँ कोई गड़बड़ नहीं होने वाली। वहाँ भी जो
2/3 जनता के साथ 11 करोड़ लोगों के साथ जो एक तरह से वादा खिलाफी हुई है, उस वादा खिलाफ सब महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। इसमें आने वाले देश भर में मैसेज जाए, तो वहाँ जो है वो मुद्दा ये है। मैं 2020 की बात नहीं कर रहा हूँ, 2019 की बात कर रहा हूँ। 19 की कह रहा हूँ मैं। मुद्दा वहाँ ये है, यहाँ दिल्ली में ये है जी कि बीजेपी जो है जाना चाहिए, और वहाँ जो है वो जिसने महागठबंधन के 11 करोड़ लोगों के विश्वास को तोड़ा है, वो उसको पता चलना चाहिए कि जनता जो है वो ऐसे विश्वास को और वादे को तोड़ करके जाने पे क्या करती है। मतलब नीतीश कुमार मैं पूरे बिहार में घूम गया हूँ जी, पूरे, नहीं तो वो तो मामला इतना नहीं मुद्दा बनता। कोई जिला नहीं जिसमें नहीं गया, 1-2 जिले बचे। सारा बिहार में घूमा हूँ। आपको ये मैसेज मिल रहा है कि आप मजबूत और आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ भी और वहाँ भी, यहाँ भी और वहाँ भी सब जाएंगे। ये अति आत्मविश्वास नहीं है? नहीं, हम जो है वो इस काम को एक बार नहीं किए, कई बार किए। यानी जब आदमी के मन में कोई लालच ना हो ना जी, तो फिर वो बहुत राजनीति को ठीक कर सकता है। तो ऐसे दौर कई देखे हैं। इमरजेंसी देखा, इमरजेंसी में हम तो 24 साल 1-2 माह के थे, नहीं 25 साल 1-2 माह के थे, और जब मौका आया तो हमको सिर्फ 1-2 वर्ष तो हुए थे, हमने इस्तीफा दे दिया। यदि ये देश या आप लोग उसको इतिहास को भी नहीं जज कर सकते हैं तो इसका तो दोष मेरे नहीं है। सर बिहार में आप चुके, अब हवाला था जी हाँ, उसमें सब लोग तो बोले, सब लोग बोले हमने नहीं लिया। मैं अकेला आदमी था, मैंने कहा लिया। आपने ऑन रिकॉर्ड भी बोला था इस बात, हमने लिया। आपने ऑन कोई हमारी खेती चल रही, कारखाना चल रहा है, चमन भाई पटेल आया उसके साथ, हमें ये भी नहीं मालूम वो कौन जैन था। बेवाक तो आप शुरू से ही रहे हैं। नीतीश जी के शासनकाल को यदि बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम देखें आपकी नज़र से, तो कैसा लग रहा है? देखिए, उनका यानी जिस समय पहला टेन्योर था जी, दूसरा था, जो एक बड़ी आशा लोगों को थी कि यहाँ की जो गरीबी है उससे वो उसको निवारण करेंगे, उठाएंगे वो। ये दौर तो जो है वो इकबाल उनका जो है, क्रेडिबिलिटी जो है, साख जो है, राजनीति में साख से दुनिया राज चलता है जी, यानी इकबाल से चलता है। वो उनका जो कर्मचारी, उसमें भी फिर उन्होंने ऊपर से कर लिया ये शराबबंदी, नोटबंदी, यानी वहाँ चारों तरफ शराब बिक रही है और बीच में शराबबंदी है। फिर ये कह रहे हैं कि हमारा डबल इंजन की सरकार हो गई। आपने एक बयान दिया था कि डबल साड़ की सरकार चल रही है। हाँ, नहीं, मैंने साड़ तो कभी नहीं कहा। मैंने इतना ही कहा था कि डबल इंजन की सरकार है ये जी, और मर्यादा के बाहर जो मैं बोलता नहीं, जब बहुत विकट परिस्थिति होती तब मैं बोलता हूँ। लेकिन उनकी जो साख है बालूबंदी है, यानी बिहार में कोई दूसरा काम ही नहीं है, सिर्फ लोग बाहर कमाते हैं या वहीं कमाते हैं खेती से और मकान बनाते हैं। आप जाओगे तो सबसे ज़्यादा छड़ों का जो सरिया होता है उसका सबसे ज़्यादा बिक्री कहाँ हो रही है? तो वहाँ सिर्फ हाउस कंस्ट्रक्शन है, छोटा बड़ा। वो बालूबंदी से बहुत तबाह उसमें हो गई। ट्रक चलता है, आपके मजदूर लगते हैं, सबसे बड़ा रोजगार उसमें था। अवैध खनन को लेकर तो कार्रवाई भी वो करते रहते हैं जहाँ भी। नहीं, वही कह रहा हूँ कि आज तक कभी खनन के बारे में ऐसा उपद्रव नहीं हुआ जैसा उनने कर दिया जी। यानी रेत जो है वो मतलब सोना बन गई, गजब हो गया भाई। कानून यानी जो सबसे ज़्यादा रेत जिस इलाके में है, जिसमें और कोई इंडस्ट्री उद्योग नहीं है। मतलब आपका कहना है कि 2010-2015 तक नीतीश जी का परफॉर्मेंस अच्छा था? नहीं, मतलब यानी लोग आशा कर रहे थे कि ठीक करेंगे, मतलब तब तक ठीक। उस समय भी मैंने उनसे कई बार कहा कि कुछ नहीं, ज़मीन पे जी कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो मतलब अब आपको लगता है कि उनकी साख पर सवाल उठ गया है, उनका इकबाल यानी साख थी जी, एक चीज़ उनके पास थी, वो चली गई, जिसके चलते उनको मतलब यानी यश हासिल था।
वो साग जो है उसके चलते जो है वो कानून व्यवस्था भी ठीक थी। आज कानून व्यवस्था क्या हाल है? क्या हाल है? खुले आम, जहाँ चाहो वहाँ मार दो आदमी को। लूट, दुनिया भर की कितने तरह के लोग कहते हैं कार्रवाई तो हम कर ही रहे हैं जो घटना होने के बाद। मैं मानता हूँ कार्रवाई हो रही है, लेकिन जब अपराध जब बड़े पैमाने बढ़ जाए तो सरकार का जो रुतबा है वो कम होता है ना। तो सरकार का रुतबा जो कम हुआ है उसके चलते जो स्थिति सब उनके हाथ से निकल रही है। फिर बीजेपी उनके साथ है तो और मजबूत जो मोबाइल बेमेल खेल है। और वो डुबोएंगे मैं बीजेपी को या बीजेपी उनको डुबोगी, आने वाले इतिहास में देख लेना आप। जिस जंगल राज के खिलाफ आप बिगुल फूका करते थे लालू जी के राज में, जिस जंगल राज के खिलाफ आप लोग सब एनडीए गठबंधन मजबूती से आगे बढ़े, आज उसी आरजेडी के साथ आप कंधे से कंधे मिलाकर चलने का दावा करते हैं। ऐसा क्या आपको परिवर्तन? ऐसा है कि जिस तरह की यहाँ सरकार चल रही है जी, तो उसके लिए एक प्रयास नहीं किया है। हम पुराने जनता दल के लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास किए जी, उसमें सब लोग शरीक थे, चाहे नीतीश जी हों चाहे देवेगौड़ा, सब लोग शरीक थे। हम लोगों ने माला डाल दी। आप बताइए कि हम एक पार्टी में थे फिर एक क्यों हो रहे थे? इसलिए कि ये जो दिल्ली की सरकार है, जिस तरह से मॉब लिंचिंग, भीड़ लोगों को मार रही है, दिन भर बुरे से बुरे बयान दे रहे हैं। जो मॉब लिंचिंग में उनको माला डाल रहा मंत्री, और वो बाकायदा उसको कोई नहीं, यानी जितना बुरा बोलता उनको वो रखते हैं। तो 2005 तक के जंगल राज से भी तो सुनिए ना, एक दिन भी एक शब्द भी निकाल दीजिए कभी मैंने जंगल राज कहा हो किसी के बारे में। लालू जी के शासनकाल एक निकाल लीजिए। आप सराहना तो कभी नहीं करते थे। नहीं, मैं मतलब यानी ये कि उनको हटाने में काम किया जी, हटाया। उसका कारण बहुत सा था, उसके कारण दूसरे थे, यानी हमारे उनके बीच में जो है वो कुछ ऐसी बातें हो गई उसके चलते। मगर आप जो जंगल राज कह रहे हो, ये शब्द मैं कभी इस्तेमाल करते ही नहीं, न किया मैंने कभी। व्यक्तिगत रूप से आपने नहीं किया हो संभवतः, लेकिन सवाल ये भी है कि नहीं, वो कोई मीडिया के द्वारा कहने से क्या फायदा होता है? ठीक है, मान लीजिए कि जंगल राज शब्द का इस्तेमाल आपने नहीं किया, लेकिन लालू जी के शासनकाल के खिलाफ तो आप काफी... मैं कह रहा हूँ कि उनके शासनकाल में जो है वो जिस तरह के हालात थे, यानी भारत की सरकार जिस तरह उनके पीछे पड़ी थी, उसमें भी कानून व्यवस्था आज से कई गुना बेहतर थी। तो मतलब आपको लगता है कि ये जो मौजूदा शासनकाल है एनडीए का बिहार में, वो लालू जी के राज से भी बहुत नीचे है, बहुत नीचे चला, बहुत नीचे, यानी रोजगार छिन गया, यानी लोग शराब के नाम बंद है सब जगह। आप शराबबंदी का नहीं, कोई भी आप शराबबंदी का मैं कह रहा हूँ या तो पूरे देश में शराबबंदी करो या एक सूबे मत करो जी, वो ही चल ही नहीं सकता। अब झारखंड में है बिक रहा, नेपाल में बिक रही शराब, उत्तर प्रदेश में बिक रही शराब, चारों तरफ। नीतीश जी जब शराबबंदी एक समुंदर के बीच में एक टापू है। नहीं सर, एक बात बताइए आप, क्योंकि आप उस वक्त पार्टी में थे और बड़े हैं आप, नीतीश जी ने क्या शराबबंदी की घोषणा करने से पहले आपसे राय मशवरा नहीं किया? नहीं, मेरे से बात नहीं की थी। या आपने कुछ ऐसा नहीं समझाया था उनको कि आपको नहीं करना चाहिए ऐसा? नहीं, मतलब जब कर दिया जी, तो उस पर जो है वो मैं एक पार्टी में एक ऐसी स्थिति में हो गया, मैं बोलता जी, तो जो बड़ा लक्ष्य है वो छोटा हो जाता। यानी उन्होंने जो किया था तो वो कठिनाई से गठबंधन बना था। अच्छा, शराब तो खराब चीज़ है जी, जरूर उस पर पाबंदी होना चाहिए, लेकिन अनुभव ये कह रहा है कि चारों तरफ जैसे समुंदर का के बीच में एक टापू है तो चारों तरफ से मतलब धंधा कर रहे हैं लोग, चारों तरफ धंधा कर रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी ने मुझसे कहा था कि शरद भाई समझाइए, ये बिहार हरियाणा में हो चुका है। हाँ, हार भी चुके उस मुद्दे पे। हाँ, मतलब वहाँ जो उन्होंने कहा कि बहुत बुरा, ये नहीं सक्सेस होगा। तो ये बिहार में जैसे कि अब एक चर्चा एनडीए में खलबली को लेकर भी चलती रहती है बीच बीच में, पता नहीं आगे क्या हो, क्योंकि राजनीति है उसमें तो आने वाले वक्त पे क्या बदलता है वो तभी पता चलता है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ आपकी खीर पक रही है क्या? देखिए, हम एनडीए के आंतरिक मामलों में नहीं पड़ते जी, और अभी तक जो है वो एनडीए के भीतर से कोई आदमी ने हमसे बात की नहीं, की होती तो हम आपको बताते हैं। उपेंद्र जी बातचीत जो है वो
यानी जैसे पार्टियों के भीतर होती है, तो कोई काम आया होगा तो उनको फ़ोन किया होगा हमने। एक लड़का हमारे यहाँ सिपाही है, अच्छा, उसकी बेटी कहीं दूर है, वो नहीं ठीक है, उसकी तो बात वो नहीं कर रहा। बाकी राजनीतिक बात हमारी। तो क्या आपको लगता है उपेंद्र कुशवाहा जी के जो बयान समय समय पर आते रहते हैं और जो खीर वो राजनीति में पकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो खीर महागठबंधन के चूल्हे पर पकने की संभावना बनती है क्या? देखिए, आपका अनुभव क्या कहता है? जो चीज़ जो है, जो अभी वो महागठबंधन उसमें एनडीए में है जी, और हम कोई चीज़ भी कहेंगे वो उनके आंतरिक मामलों में अपनी एक तरह से दखलंदाजी है जी। ये वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जब एक्शन करेंगे तब हमसे पूछ लेना। अभी तो जो है वो उन्होंने कहा है कि हम एनडीए में रहेंगे। मतलब फिलहाल अभी कोई आपसे इस संबंध में कोई बात नहीं, हमारे से कोई चर्चा नहीं। अच्छा सर, ये क्यों चर्चा होती रहती है, लोग क्यों कहते हैं ऐसा? आप ही उसको खंडन करेंगे या आप उसे स्वीकारेंगे कि नीतीश जी ने सबका इस्तेमाल किया, जौहर साहब का भी इस्तेमाल किया, शरद जी का भी इस्तेमाल किया? नहीं, ये ठीक बात नहीं है जी। यानी इस्तेमाल जो है वो इसलिए कि इस बार का एक्ट उनके लिए लोगों के मन को चोट कर गया जी, तो उनका किया हुआ धरा, उनका सारा किया धरा जो है वो मिट्टी में मिल गया है। तो मतलब ऐसे व्यक्तिगत तौर पर आपका कोई ऐसा अनुभव नहीं है कि आपका इस्तेमाल उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए ऐसा नहीं। राजनीति में एक दूसरे के सहयोग से ही राजनीति चलती है ना, उसको इस्तेमाल कैसे? इस्तेमाल शब्द बहुत खराब है ना, यानी एक दूसरे के सहकार सहयोग से चलती है जी। और आपस में जब कोई मुद्दा होता है तो उस पर भी राय अलग अलग होती है। तो इसमें जो है वो आप जो कह रहे हो कि वो इस तरह का जो है कौन ने किसका इस्तेमाल किया, तो वो तो फिर ऐसी चीज़ है कि एंडलेस है। राजनीति में कोई किसी का जो ये काम करता है, वो एक पार्टी है जो ये काम करती है, बीजेपी जरूर इस काम को करती है। अच्छा, बीजेपी इस्तेमाल करती है लोगों का पूरा। तो वाजपेयी जी के समय में तो आप इस्तेमाल में नहीं हुए थे, लेकिन मैंने कहा कि वो पीरियड जो है वो गठबंधन का, मतलब नेशनल एजेंडे का था जी, और उन्होंने एक दिन भी संविधान के विपरीत कोई काम नहीं किया। अच्छा सर, चलिए, चूँकि आपकी पृष्ठभूमि थोड़ी किसानों वाली भी रही है, बड़ा मुखर रहे हैं किसानों को लेकर। मौजूदा सरकार केंद्र में जो है, मोदी जी की सरकार, एनडीए की सरकार, उनका दावा है कि किसानों के लिए जितना इनकी सरकार ने किया है और जितना यूपीए सरकार की बोझ को इन्होंने हल्का करने की कोशिश की है किसानों को लेकर, उतना किसी ने नहीं किया है। फिर भी किसान आंदोलनरत क्यों है भाई? यानी आपने अपनी बात का जवाब खुद ही दे दिया। मान लो कोई को राहत है या कोई की ज़िंदगी में बदलाव आया है जी, तो वो तो किसान का तो स्वभाव होता है कि छोटा सा एहसान भी याद रखता है वो। यानी 3 लाख लोग सुसाइड कर गए। किसान की जितनी बुरी हालत है देश में और नौजवान की, किसी दौर में ऐसी हालत नहीं थी। तो किसान के बारे में उन्होंने कहा था ना 1.5 गुना दाम देंगे जी। यानी जा रहे तब ये एमएसपी घोषित किए रहे। एमएसपी क्या चीज़ है? मृग मरीच का है ये। एमएसपी जो है वो सिर्फ हरियाणा और पंजाब से खरीद होती है, बाकी देश में खरीद नहीं होती। मैं था फूड मिनिस्टर, देश भर मैंने कराया था। सरप्लस अनाज था, इंपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट करते थे हम लोग। नंबर 1 पे एक्सपोर्ट था हमारा राइस का, गेहूं का। कुछ लोग कहते समुंदर फेंक दो, तो मैं जैसे ही बना तो ये सारा खेल था। और 1 लाख टन जो है वो राजस्थान में सूखा पड़ गया था फ्री। तो किसान की हालत जो है वो, एक तो ये जो गाय के नाम पर इन्होंने किया है, तो जो पशुधन है उसकी 1/4 कीमत हो गई। यहाँ से वहाँ ले नहीं जा सकते आप। आवारा पशु जो है वो अच्छी सड़क जहाँ भी है वहाँ किनारे सब चर गए। वो रात भर जागते हैं किसान। यानी एक तो फसल ठीक नहीं है, आला है, वो पाला है, और ऊपर से जो है वो ये आवारा पशु। आपके टीवी में कई बार दिखाया लोग। यानी रात भर किसान जग रहा है, भगाते घूम रहा। एक व्यक्तिगत सवाल आपसे, आप अपने पुत्र को राजनीति में, सक्रिय राजनीति में उतारने का प्लान कर रहे हैं? नहीं, वो तो अभी पढ़ रहा है।
अच्छा, अभी स्टडी कर रहा है। क्या उनको और इसी दिशा में आगे ले जाना? हमारी फैमिली में एक ही आदमी रहता है। अच्छा, हम झांसी की रानी जो थी उसमें भुजबल सिंह मेरा ग्रैंडफादर, वो झांसी की रानी के साथ डेथ हुई। हम बुंदेलखंड से माइग्रेट हुए हैं जी। फिर मेरा जो दादा है वो भी बड़ी मुश्किल से जान बचा के भगे हैं। फिर मेरे फादर भी जेल रहे। और आपकी होशंगाबाद जिले की कमेटी के डीसीसी के प्रेसिडेंट थे वो। जी। तो जो आप पूछ रहे हो तो हमारे यहाँ कोई नहीं है। हमारे यहाँ जो है वो अभी जो बेटा है उसकी इच्छा है, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। आपको लगता है कि आपके बाद उनको राजनीति की ओर आना चाहिए? नहीं, उसकी रुचि जो है वो बिजनेस में ज़्यादा है। आपका बहुत धन्यवाद सर, खास मुलाकात में हमसे बात करने के लिए और अपनी बेबाक राय हमसे साझा करने के लिए। ये थे वरिष्ठ सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बेहद मुखर नेता श्री शरद यादव। तमाम मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से इन्होंने राय दी और जहां इन्हें रिजर्वेशन लगा उस पर बार बार जोर देकर ये आलोचना भी करने से नहीं हिचकिचाए। फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते एक और नई शख्सियत के साथ होगी मुलाकात। नमस्कार।